जय हिंद साथियों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री का यूनिट 2 एंशिएंट पॉलिटी। इसके अंदर है विधत, सभा एंड समिति। ये तीन के बारे में बात करूँ सबसे लास्ट में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न पॉलिटी। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लो इसको फाउंड किसने किया था मॉडर्न पॉलिटी को। मॉडर्न पॉलिटी फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इसके सोर्सेस क्या है, यानी हमें कहाँ कहाँ इसको देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र में, इंडिका और मेगास्थनीन्स में, अशोकन इंस्क्रिप्शन में, बाकी नेम पढ़ सकते हैं। ये डायनेस्टी कौन सी थी? ये थी मौर्यन डायनेस्टी और मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर आप बीए के बच्चे होते तो आप पढ़ते डिटेल में, लेकिन आप लोग एलएलबी ऑनर्स यानी बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ने का, आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने का। ओके, ध्यान से सामने वाले चार्ट को देखो, आपको यही सब पढ़ना है इसके अंदर। तो वीडियो से बने रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। स्टार्ट विद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देयर वर 18 डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे 18 डिपार्टमेंट्स थे, इसको हम कहते हैं तीर्थ। एंड देयर प्रेसिडेंट वाज कॉल्ड, कौन थे? महामात्य। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज था, यानी यहाँ की सारी पावर गवर्नमेंट के पास थी और यहाँ का जो हेड था वो किंग था। ठीक है, द किंग वाज असिस्टेड बाय मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, तो मगध के राजा पूरे मौर्यन एम्पायर को कंट्रोल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज था और इस काम में मगध के राजा को असिस्ट करती थी उनकी मंत्री परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता था। आप समझते हैं मंत्री परिषद का पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ मंत्री परिषद वाज टू असिस्ट द किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इस मंत्री परिषद में कई सारे महामंत्री हुआ करते थे, कुछ पुरोहित हुआ करते थे, कुछ युवराज यानी राजा के बेटे और कुछ सेनापति हुआ करते थे। ये सब लोग मिलकर राजा को असिस्ट करते थे। मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके अंदर में कई सारे अमात्यास काम करते थे। अमात्यास यानी सिविल सर्वेंट्स। अब पढ़ना है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पीछे पढ़ा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि पाटलिपुत्र में बैठे बैठे राजा यहाँ से पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर ले। तो इतने बड़े एम्पायर को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करने के लिए पूरे मॉडर्न एम्पायर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस यानी मगध, नॉर्दर्न प्रोविंस जिसे उत्तरापद कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। वेस्टर्न प्रोविंस यानी जिसे अवंतीपद कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। ईस्टर्न प्रोविंस जिसे प्राचीपत कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी तोसाली। ये न्यूली एक्वायर्ड कलिंगा का पार्ट था। लास्ट वन इज साउदर्न प्रोविंस जिसे दक्षिणापथ कहा जाता था, उसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी। अगर मैंने कोई नाम गलत लिया हो तो उसके लिए माफ करिए, आपके सामने लिखा है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये जितने भी प्रोविंस थे, हर एक प्रोविंस कुछ डिविजन्स में डिवाइड था। हर एक डिवीजन कुछ डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे विलेजेस भी हुआ करते थे और इन डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस के लिए एक हेड ऑफिशियल अपॉइंट किया गया था। आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम, अभी आपको समझाऊंगा इस चार्ट में क्या है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर कॉल मत करना, ओनली मैसेज। हर एक प्रोविंस के लिए जो हेड हुआ करते थे वो थे गवर्नर या फिर वाइसरॉय, यानी राजा के बेटे को किसी पर्टिकुलर प्रोविंस का गवर्नर या वाइसरॉय बना दिया जाता था और इन गवर्नर और वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए प्रोविंस लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉडर्न एम्पायर में 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरी प्रोविंस लेवल पर। इसके अलावा जो यहाँ पे डिविजन्स हैं उनको हेड करते थे प्रादेशिकास और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था रज्जुकास और रज्जुकास को असिस्ट करते थे युक्तास, जो कि रज्जुकास के सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हुआ करते थे और उनके फंक्शंस और अकाउंटिंग में हेल्प करते थे।
अगर बात करें ग्रुप ऑफ विलेजेस की तो यहाँ पे हेड होते थे स्थानिकास और इन्हें असिस्ट करते थे गोपास। तो ये ऑफिशियल्स थे ग्रुप ऑफ विलेजेस लेवल पर, बट इंडिविजुअल विलेज के लेवल पर हेड होते थे ग्रामीणी, और ग्रामीणी मॉडर्न एम्पायर के कोई ऑफिसर नहीं होते थे। इन्हें बेसिकली विलेज के लोग ही इलेक्ट करते थे। तो इस तरह की बहुत ही एलाबोरेट प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौर्यन एम्पायर में देखने को मिली, जिससे रिलेटेड डिटेल्स हमें अर्थशास्त्र और मेगास्थनीन्स के अकाउंट से मिली हैं। तो यहाँ तक प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो गया है, और यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पॉइंट है द प्रोविंस रूल बाय रॉयल प्रिंस और आर्यपुत्र। मैंने बताया आपको प्रोविंशियल गवर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स to the central administration. There were also the district officers, reporters, clerks who helped in the smooth running of provincial administration. तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझिए। अब आपको पढ़ना है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम लोग सिटी की बात करें, मतलब मॉडर्न एम्पायर के दौरान जो भी सिटीज़ थी वहाँ किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, तो इसके लिए हम लोगों को मॉडर्न एम्पायर के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना होगा। सिटी को नगर कहा जाता था और हर एक नगर का जो म्युनिसिपल हेड होता था उसे नगरिका कहा जाता था, जिसे असिस्ट करते थे दो ऑफिशियल्स जिन्हें अस्टिनोमोई कहा जाता था। नगरिक कौन था? नगरिक वॉज द सिटी सुपरिटेंडेंट था एंड ही मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन सिटी, है ना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी मगध की वॉज कैरीड आउट थ्रू अ 30 मेंबर कमेटी। कितनी कमेटी? 30 मेंबर कमेटी। एंड दीज कमिटीज वर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स विच कैटर्ड टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। आपके सामने शो हो रहे होंगे जिसमें कि 6 कमेटी हैं। जैसे मैंने पॉइंट लिखे हैं आपको ऐसे ही लिखने हैं। तो पहली कमेटी कौन सी थी? इंडस्ट्री से रिलेटेड। सेकंड कमेटी फॉरेनर्स। थर्ड कमेटी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। फोर्थ कमेटी मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स। फिफ्थ कमेटी ट्रेड। सिक्स कमेटी कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स से रिलेटेड। तो आप लोग एज इट इज ऐसे ही अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भैया इतना बड़ा एम्पायर था तो इसको मैनेज करने के लिए चाहिए थी मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो हम देखते हैं कि इनकी मिलिट्री डिपार्टमेंट कैसी थी। दे हैड अ ह्यूज आर्मी, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। मिलिट्री डिपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू 6 विंग्स एंड ईच वन कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी वो 6 विंग्स थी। पहले आपका था इन्फेंट्री विंग जो कि थी 6 लाख। इन्फेंट्री मतलब पैदल, है ना। दूसरी थी कैवलरी विंग। कैवलरी मतलब अश्व, कितने घोड़े थे? 30,000। थर्ड आपका है एलिफेंट विंग मतलब सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, कितने थे? 9,000। फोर्थ आपका है चैरियट्स विंग मतलब रथ, कितने थे? 8,000। पांचवा आपका है नेवी विंग एंड सिक्स्थ थे कुछ ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 विंग्स हैं और हर एक विंग में एक अध्यक्ष हुआ करता था, और सभी विंग्स के अध्यक्ष जिस इंसान को रिपोर्ट करते थे उसे हम कहते हैं सेनापति। यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट में सबसे ऊंची पोजीशन थी वो सेनापति की थी। बट मेगास्थनीन्स के अकाउंट में कहा गया है कि हर एक विंग में एक बोर्ड हुआ करता था जिसके अंदर 5 मेंबर हुआ करते थे। यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट में टोटल 30 बोर्ड मेंबर हुआ करते थे, है ना। और वो बोर्ड मेंबर ही थे जो कि एक्चुअल में अपने अपने विंग को कंट्रोल किया करते थे। तो यहाँ पर हमने बात की मॉडर्न एम्पायर के मिलिट्री डिपार्टमेंट की। बट अगर इतनी बड़ी मिलिट्री मेंटेन हो रही थी तो इस तरह की मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रेवेन्यू की भी ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये रेवेन्यू जनरेट काम था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। मॉडर्न एम्पायर एक वेलफेयर स्टेट था
और वहाँ पे रहने वाले लोगों पर बहुत सारे तरह के टैक्सेस लगाए हुए थे। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड ऑन लैंड, कस्टम्स, माइंस, इरिगेशन, फेरी टैक्स एटसेट्रा। इन सभी टैक्सों की वसूली का काम था, वो था समहार्ता का, इंचार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर। ये सारे टैक्स समहार्ता ही कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए थे, लेकिन मौर्यन एम्पायर का चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू लैंड टैक्स हुआ करता था। तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं था, ये 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस हुआ करता था, यानी हर एक इंसान को अपने प्रोड्यूस का 1/6 एज टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था। मोस्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। इसी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट और थी जो कि थी सन्निधाता की। ये कौन थे? चीफ ट्रेजरर, जो राजा का ट्रेजरर यानी राजकोष उसका हिसाब किताब रखता था। कौन? सन्निधाता। तो ये दो पोस्ट आपको याद रखनी है, चिंता मत करिए, ये वीडियो अब खत्म होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा है इंग्लिश सेंटेंस और उसको एक्सप्लेन किया है एरो बनाकर व्हाट्सएप लैंग्वेज में, तो आप फोकस करो सेंटेंसेस पे जो ऊपर लिखे इंग्लिश वाले, आपको उसको देखना है। अगर आपका मन है तो देखो व्हाट्सएप वाला, वरना मत देखो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं ग्रुप में और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश टू इंग्लिश की PDF पड़ी हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप क्या पढ़ोगे यार। तो मेरा यही उद्देश्य यही है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अब पढ़ते हैं जुडिशियल सिस्टम। मॉडर्न एम्पायर का इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको रूल करना कोई आसान काम नहीं था, तो इसके लिए नीड पड़ी थी जुडिशियल सिस्टम की। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या था। इसमें कुछ अजीब नाम है, अगर पढ़ने में गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। किंग वॉज सुप्रीम ऑफिसर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। राजा तो सुप्रीम हेड होगा ही जुडिशियल सिस्टम का, जो लास्ट डिसीजन है वो राजा का ही होगा। द सेंट्रल कोर्ट वॉज एट पाटलिपुत्र। जो सेंट्रल कोर्ट है वो कहाँ था? पाटलिपुत्र में, क्योंकि वो कैपिटल ही था, है ना। विलेज कोर्ट्स यानी ग्राम संघ वर प्रेजेंट एट लोअर लेवल एंड ग्रामनी एंड ग्राम वृद्ध यूज्ड टू प्रोनाउंस जजमेंट। अब गांव में विलेज कोर्ट थे, जैसे आज हमारे यहाँ पंचायत होती है ना, उसी तरीके से विलेज कोर्ट थे जिन्हें ग्राम संघ कहा जाता था, और ग्रामनी या फिर ग्राम वृद्ध होते थे, वो यहाँ पे जज होते थे। जैसे आज हमारे यहाँ सरपंच हैं, तो उस टाइम पे ग्रामनी या फिर ग्राम वृद्ध जो थे वो विलेज कोर्ट में जज थे। नेक्स्ट पॉइंट इज संग्रहण एंड द्रोणमुख वर कोर्ट्स ऑन लोकल एंड जनपद लेवल। संग्रहण या फिर द्रोणमुख ये कोर्ट थे लोकल और जनपद लेवल पर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ एंड किंग्स कोर्ट ऑल अदर कोर्ट्स वर ऑफ 2 टाइप्स, धर्मस्थिया एंड कंटकशोधन। ग्राम संघ यानी विलेज कोर्ट को छोड़कर और राजा के कोर्ट को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्ट थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, धर्मस्थिया यानी सिविल कोर्ट, कंटकशोधन यानी क्रिमिनल कोर्ट। फिर आपका आता है पुलिस डिपार्टमेंट। ऑल द मेन सेंटर्स हैड पुलिस हेडक्वार्टर्स। जेल वाज कॉल्ड बंधनगारा एंड लॉकअप वाज नोन एज चरका। तो यही पॉइंट आपको याद रखने हैं और लिखने हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट में एक डिपार्टमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनेस डिपार्टमेंट, यानी जासूसों का डिपार्टमेंट। इट इज़ नोन एज सीक्रेट एजेंसी ऑफ दैट टाइम। दिस सिस्टम वाज वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम। ये सिस्टम बहुत ही डेवलप था किस टाइम पे? मॉडर्न टाइम पे। इनका जो सीक्रेट एजेंट्स का जो डिपार्टमेंट था, उनके जो सीक्रेट एजेंट थे उन्हें कहते थे गुड़ पुरुष।
जो चाणक्य थे ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे इन्फॉर्मेशन लेने में जासूसों से, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीक के लोग काफ़ी इन्वेड करते थे। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना, घुसपैठ करना, हमला करना। अलेक्जेंडर का भी यही टाइम था। आपने पढ़ा होगा जो सेल्यूकस निकेटर थे वो युद्ध हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो चाणक्य जो थे वो काफ़ी सस्पिशियस थे, ये इनके ऊपर काफ़ी नज़र रखते थे। तो इन्होंने अलग से डिपार्टमेंट बनाया, स्पाइनेट डिपार्टमेंट। उसमें इन्होंने काफ़ी जासूसों को भर्ती किया जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। विष कन्याएं भी रखते थे साथ में। तो यहाँ तक आपका मॉडर्न पॉलिटी ख़त्म हो जाता है। अब जो इसकी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा गुप्ता पॉलिटी। आपका दो और हैं, सतवाहन पॉलिटी एंड कुशाना पॉलिटी। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपको पढ़ा दूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें एक और है जो कि आपने पढ़ा होगा एंशियंट पॉलिटी, अरे सभा समिति एंड विधाता। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका भी एक और वीडियो आएगा। लेकिन मैंने पहले इसको लिखा था मॉडर्न पॉलिटी को, तो बढ़ा दिया हूँ। जो इसकी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँ गुप्ता पॉलिटी की, तो उस वीडियो को मिस मत करना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। मैं आपको टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। यहाँ यूट्यूब पे मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। यहाँ मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ इंग्लिश में, नीचे उसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में, है ना। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप व्हाट्सएप पे आओ, मुझसे नोट्स मांगो इंग्लिश टू इंग्लिश के और उसको पढ़ो। और जब मेरा आप यूट्यूब का पढ़ाई पढ़ोगे, जब दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने आप से एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकोगे अपने एग्जाम में, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको डबल नोट दे रहा हूँ, एक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स और एक इंग्लिश टू इंग्लिश। जब आप दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे आओ और मुझसे नोट्स लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।